नहीं, जेपीसी पे नहीं, पार्लियामेंट पे भी पूरा भरोसा है, लेकिन एक चीज का नजर आ रहा है ना, 272 सीटें किसके पास हैं? जेपीसी में मेंबर किसके पास ज्यादा थे? सर लेकिन इस हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन भी तो हुआ ना। नहीं, सब चीज़ों की बात बता रहा हूँ मैं आपको, वन नेशन वन इलेक्शन हो या कोई भी हो, कोई भी चीज़ आप ये समझ के जाएं कि हमें इसमें हारना है, हमारे पास जीतने की भी कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो बात समझ में आती है। आप दुनिया भर को बेवकूफ़ बना रहे हैं, करोड़ों रुपए लोगों से उगा रहे हैं धोखाधड़ी करके कि आप 50 लाख QR कोड और ये सब काम कर दो, ईमेल भेज दो तो ये रुक जाएगा। वो सब धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं ना। तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने गलत काम किया है सर। पर्सनल लॉ बोर्ड आरएसएस के एक संगठन रह गई है, संगठन भर बन के रह गई है, क्योंकि उसके टॉप लीडरशिप सब आरएसएस के एजेंट्स हैं। तो उन्होंने सही काम किया, लेकिन आरएसएस के लोग तो सबका सर आप विरोधी करे तो कौन काम करेगा सर? कौन आकर के बचाएगा सर वक्फ को? फिर मैं आपको बता तो रहा हूँ, वक्फ के जो बेनिफिशियरी हैं वो बचाएंगे, आम आवाम बचाएगी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की ज़मीनें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी बचाएगी, आवाम, उनके लीडर्स नहीं बचाएंगे। क्योंकि जितने लोगों के नाम ले रहे हैं, ओवैसी साहब ने क्या वक्फ की ज़मीन पे अपना कब्जा नहीं कर रखा है? अरशद मदनी, महमूद मदनी, किसने, कोई एक लीडर ऐसा बता दो जिसने वक्फ की ज़मीन पे कब्जा ना कर रखा हो और वो उसकी कानून के हिसाब से पैसे दे रहा हो। यहाँ तक आरएसएस और बीजेपी सही है, क्योंकि वो इन्हीं लोगों की कमियाँ, क्योंकि ये तो उनके बहुत पहले से रहे हैं ना। तो इन हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, एक कहावत है ना, चोर से क्या चोरी कर और साहूकार से क्या तेरा घर लुट रहा है। ये कहावत सुनी आपने? ये सब शुरू से आरएसएस के एजेंट हैं। इन्होंने जानबूझ के ये हरकतें की हैं, वक्फ की चोरियां की हैं, ताकि बीजेपी और आरएसएस को मौका मिल सके कि ये देखो तुम्हारे ही लोग तो चोरी कर रहे हैं। लेकिन आम गरीब जनता ने वक्फ की ज़मीनों पे कब्जा नहीं किया है। जिनकी फलाह बहबूद के लिए ज़मीनें थीं, बेवाएँ, यतीम, मिस्कीन, उन्होंने कब्जा नहीं किया है। अरशद मदनी ने कब्जा किया है, ओवैसी साहब ने कब्जा किया है, महमूद मदनी साहब ने कब्जा किया है, इन सब लोगों ने कब्जा किया है। और जो वो है हमारे खालिद सैफुल्लाह रहमानी, वो वक्फ के चोर हैं, आम आवाम थोड़ी है। सर आप इतने बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने वक्फ की जमीन है, आपके पास तो सबूत है, आपके ऊपर मानहानि का केस कर दिया उन्होंने, तो फिर क्या होगा? नहीं, मानहानि का केस कर दिया तो वो सब लोग मेरी बहुत बड़ी मदद करेंगे, क्योंकि मेरी बहुत काम आसान हो जाएगा इनको वक्फ का और देश का चोर डिक्लेयर करने के लिए। ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मेरा काम आसान हो जाएगा। अभी तो मुझे खुद आगे से केस करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, इनसे ये पूछने के लिए, हिसाब लेने के लिए कि आपने पैसा कितना कलेक्ट किया, खर्च कितना किया। एक बात, दूसरी बात ये, कौन कौन कितनी वक्फ की कीमती जगहों पे कब्जा करके बैठा है। मैं आपको एक ही टेस्ट दे रहा हूँ सिर्फ। पर सर आप तो पहले कानून तो इसको रोक दिया जाए, उसके बाद नहीं इन लोगों से आप टेस्ट लीजिए। नहीं रोक, मैं तो कह रहा हूँ ना, ये सब तो बड़े बड़े लोग हैं, है ना, ये रोक ही लेंगे। नहीं रोक रहा चंद्रशेखर यहाँ पे आ रहे, चंद्रशेखर करे हम लड़ेंगे लड़ाई मुसलमानों का, चलो वही लड़के रोक लें, ये सब नहीं रोक पाएंगे। फिर जनता मेरी बात सुन ले, मेरे साथ काम करे, मैं मेरी भी कोशिश देख लें फिर। लेकिन पहले रोकेंगे क्या? ये 16 पॉइंट से चंद्रशेखर साहब से पूछ लो, वो एग्री करते हैं नहीं करते। जो मेरे 16 पॉइंट्स हैं, मैंने ट्विटर हैंडल पे भी डाल रखे हैं अपने, उससे तो हाँ करवा लो पहले इनसे, किसी से। मतलब रोकेंगे कैसे? इनके पास कोई अपना कानून नहीं है, कोई कानून का प्रपोजल तो होना चाहिए, ये होने चाहिए। तो आपके 16 पॉइंट क्या है? मेरे 16 पॉइंट साफ साफ है, जिसमें मैंने ये बताया। पहला पॉइंट उसमें ये है कि एक तो ये जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये इसलिए होती है कि कोई भी इसको डोनेट कर दे अल्लाह की राह में नहीं, किसी भी एक खास पर्पज़ से, और उसको फिर चेंज नहीं किया सकता, वापस नहीं लिया जा सकता, ये उसकी डेफिनेशन साफ हो जाए। उसमें जो टेंजेबल एसेट्स हैं और नॉन टेंजेबल एसेट्स हैं, जैसे शेयर भी है, अब जैसे किसी के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, किसी के पास अपना पेटेंट है, वो भी इसको गिफ्ट दे सके, ये मैंने डेफिनेशन बनाई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने ये कही है कि कोई भी व्यक्ति जो वक्फ की ज़मीन पे कब्जा करके बैठा है, उसको उम्र कैद तक की सज़ा होगी, चाहे वो वक्फ बोर्ड का अधिकारी हो या हमारा कोई भी इंसान हो, किसी भी धर्म से रखता हो, कोई भी वक्फ की ज़मीन धोखाधड़ी करके जो कब्जा करके बैठे हैं, जो पूरा किराया नहीं दे रहे हैं, उनको उम्र कैद तक की सज़ा होगी। इसमें ये सब लोग जेल चले जाएंगे, इसलिए इसकी कोई वो मदद, इसमें कोई इसके लिए तैयार नहीं होगा। दूसरी मैंने चीज़ ये रखी है कि इसके लिए हमें एक इंटरैक्टिव मैप बनाना पड़ेगा पूरे देश का। जैसे आप गूगल मैप नहीं होता है, गूगल मैप में आप ज़मीन पे किसी का भी घर जाके भी देख सकते हैं ना, वो उसको जूम करके देख सकते हैं ना, उसी प्रकार से पूरे देश का मैप, उस पर एक एक वक्फ प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि कौन एनक्रोचर है या नहीं है जाके देख सके कोई भी व्यक्ति। इसके लिए कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि उससे साफ नज़र आ जाएगा कि कौन कौन चोर है।
दूसरी चीज़ फिर मैंने ये उसमें ये कहा है कि ये उसके लिए एक हमारा स्पेशलाइज्ड वक्फ कॉरपोरेशन बनेगा, जिसमें जो आर्किटेक्ट्स होंगे, जिसमें इंजीनियर्स होंगे, जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होंगे पूरी दुनिया के, जो इसका बहुत ही टेक्निकली और प्रोफेशनली इन सभी प्रॉपर्टीज़ को डेवलप कराने का तरीका होगा। उसके लिए एक वो कमेटी बनेगी। चौथा पॉइंट मेरा ये है कि जितने भी वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं वो मुस्लिम समाज के लोग डायरेक्ट इलेक्शन से चुनेंगे। जैसे एसजीपीसी का चुनाव होता है, सिख कम्युनिटी में होता है ना, जैसे एसजीपीसी उनकी डायरेक्ट वोट से चुनेंगे और उसमें राइट टू रिकॉल भी होगा। अगर कोई मेंबर या चेयरमैन बेईमानी कर रहा है तो मुस्लिम समाज के लोग उसको सिग्नेचर करके, कैंपेन करके 1000 सिग्नेचर्स लिख के उसके खिलाफ दोबारा मतलब राइट टू रिकॉल, उसकी मेंबरशिप कैंसिल कराने के लिए भी वोट हो सकते हैं। उसके बाद सज़ाएं मैंने उम्र कैद तक की रखी हैं इसमें, ताकि कोई भी मेंबर, और मेंबर जो होंगे उनकी सज़ा और भी ज़्यादा होगी, जो चेयरमैन होंगे उनकी सज़ा और भी ज़्यादा होगी। ये प्रोविज़न रखे मैंने, ये प्रोविज़न रखे हैं कि जो वक्फ के ट्राइब्यूनल्स बने वो स्पेशलाइज बनेंगे और डेडिकेटेड बनेंगे, ताकि वक्फ के केसेस का जो निपटारा हो सके वो 6 महीने से साल भर में 100% हो ही जाए। ये प्रोविज़न रखें। मैंने ये प्रोविज़न रखा है कि सारी प्रोसीडिंग्स जो होंगी वक्फ बोर्ड के अंदर या कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी के सिलसिले में कोई भी कार्रवाई होगी तो उसकी वीडियोग्राफी और ऑडियोग्राफी होगी, ताकि और वो वेबसाइट पे अपलोड होंगी उस वक्फ बोर्ड के, जो भी स्टेट वक्फ बोर्ड होगा। सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल है तो उसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जो वेबसाइट है उस पर लाइव टेलीकास्ट भी होगा और उसकी वेबसाइट पे वीडियोग्राफी भी रखी जाएगी, ताकि पता लग जाए कौन ईमानदार कौन बेईमान है। मैंने ये प्रोविज़न रखे हैं कि वक्फ के ऑफिसर्स को कानूनी ताकत इतनी होगी कि वो अपना, जैसे पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट का होता है, उससे वो ज़मीनें खाली करा सके। मैंने ये प्रोविज़न रखा है कि सुप्रीम कोर्ट और देश के दूसरे जो रिटायर्ड जजेस हैं मुस्लिम, वो दानिशमंद लोग जो है, उनकी एक आर्बिट्रेशन कमेटी बनेगी, जो एक दूसरे के जो डिस्प्यूट्स होते हैं मुतवल्ली और मुतवल्लियों के बीच में, एक वक्फ बोर्ड के दूसरे वक्फ बोर्ड के बीच में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के डिस्प्यूट्स होते हैं, वो बैठ के उनको रिकन्सिलिएशन के ज़रिए सुलझाएगी। लब्बो लुआब ये है कि इन कानूनों को जो मकसद है ना इसका, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने 16 पॉइंट बनाए, और मैं ये तब भी कह रहा हूँ कि इन 16 पॉइंट्स से भी ज़्यादा बेहतर पॉइंट्स बनाने के लिए आप सजेशन दें। किसी एक इसमें से एक व्यक्ति ने आज तक सजेशन नहीं दिया है। साथ के साथ मैं पूरा कानून बना रहा हूँ सेक्शन बाय सेक्शन, उसको मैं पब्लिक डोमेन में रखूँगा, सब लोगों से सलाह लेके वो कानून होगा, और उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए जद्दोजहद होगी। आज नहीं तो कल, जब पेपर बैलेट से चुनाव होंगे ना, अभी तो ये जो हो रहा है हो ही रहा है, आंदोलन करेंगे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी और सिख, क्रिश्चियन और बौद्ध कम्युनिटी के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे, उनके लिए भी ऐसा ही कानून लाने के लिए। वरना आंदोलन करने का मतलब है सिर्फ मुसलमान करें तो वो आरएसएस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आंदोलन होगा। ये मेरा कहना है, ये मेरा प्लान है। अब इस प्लान के लिए कौन साथ आ रहा है आप लोग देख लें।